हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपने इस परिवार में। दोस्तों, जो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरेपेटिक का जो है डिप्लोमा सेकेंड ईयर का ये है टॉपिक। और फार्माथेरेपेटिक में भी है चैप्टर तीसरा जो है, इसको हम बहुत अच्छे से आज हम समझेंगे और एकदम इजी लैंग्वेज में। रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर यानी जो हमारे सांस लेने के रास्ते होते हैं, सिस्टम है, इनमें मतलब डिसऑर्डर कैसे होते हैं, इन सभी को हम समझेंगे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, चलिए अस्थमा जो एक बीमारी है और अस्थमा क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है। इस डिजीज में भैया ब्रोंकियल में सूजन आ जाती है, जिससे एयर फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये भैया अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज यानी लॉन्ग टाइम तक बनी रहने वाली डिजीज है। और इसे जो है ब्रोंकियल जो हमारी होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, जिससे कि मतलब एयर जो आप सांस लेते हो, जब हमारे ओलेवली से मतलब जहाँ जाके एक्सचेंज होती हैं गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे मतलब सूजन आ जाती है, जिससे कि बाहर आने जाने में प्रॉब्लम होती है किसको, ईयर को। ओके फ्रेंड्स, तो उससे ये अस्थमा का एक होता है लक्षण। टाइप्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं। एटोपिक अस्थमा जो फर्स्ट है हमारा, एटोपिक अस्थमा। एटोपिक अस्थमा एलर्जन की वजह से होते हैं, जैसे धूल मिट्टी की वजह से भैया ये सब जब हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, नॉन एटोपिक अस्थमा। चलिए, नॉन एटोपिक अस्थमा क्या होते हैं। नॉन एटोपिक अस्थमा इरिटेंट की वजह से होते हैं, जैसे इरिटेशन जो होता है, जैसे एग्जाम में पोल्यूशन, कोल्ड हीट, स्मोकिंग, इन सभी के कारण से होता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं भैया तो अभी से ही छोड़ दें, और नहीं तो इसका आगे चल के आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्मोकिंग बिल्कुल, और आज की जो न्यू जनरेशन है भैया, स्टूडेंट लाइफ बड़ा मतलब पहले से ही सीख जा रहे हैं सिगरेट, पहले ही स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर लड़के सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए जो थर्ड हमारा ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, यानी ड्रग इंड्यूस्ड करने में, जैसे कि जब हम किसी ड्रग को लेते हैं तो कुछ ड्रग हमारे लिए भी मतलब ख़राब होती हैं, तो उसको देखते हैं। मेडिसिन खाने से हो जाता है ये अस्थमा जो होता है, इंड्यूस्ड करने से होता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं इस अस्थमा के। ओके फ्रेंड्स, एक रेयर केस में कभी कभी देखने को मिलता है ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। ओके फ्रेंड्स, इटियोलॉजी एलर्जन की वजह से होता है, और इरिटेंट स्मोक की वजह से होता है। ड्रग एस्पिरिन जो है, ड्रग एस्पिरिन की वजह से भी हो जाता है, जो ये आपका था ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। ओके फ्रेंड्स, इसका हम पैथोजेनेसिस समझ लेते हैं भैया। बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, तो इसको आप जब तक सही से नहीं समझोगे, यहाँ पर दिमाग रखिएगा, अलग नहीं रखिएगा, तभी समझ पाओगे। ओके फ्रेंड्स, पहले हमारी बॉडी में भी एलर्जन इंटर करते हैं। जो एलर्जन होते हैं वो इंटर करेंगे, उसके बाद इम्यून जो है सिस्टम उसे रिकोगनाइज करता है। ओके फ्रेंड्स, जब भी कोई एलर्जन हमारी बॉडी में आते हैं तो भैया एयर में माइक्रोफेजेज होते हैं। ईयर बेज में यह जो माइक्रोफेजेज उपस्थित वहाँ होते हैं, जो एलर्जन को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन रेयर केस में भैया कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक्रोफेजेज होता है वो ख़त्म नहीं कर पाते हैं किसको, एलर्जन को, तो वो आगे बढ़ जाते हैं भैया। जैसे वो आगे जाकर एंटीजन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एंटीजन। एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम चेक करते हैं, उसके बाद टी हेल्पर्सन ये बनाने लग जाते हैं, और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाते हैं, जो मास्ट सेल के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मास्ट सेल पर जैसे ही बैठते हैं उसके बाद ये हिस्टामिन्स और रिलीज करते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो है रिलीज करते हैं, और ये हमारा हो गया पैथोजेनेसिस। ओके फ्रेंड्स, चलिए भी हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से डिफाइन करना है आप लोगों को, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहला है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, उसमें पहला है कफिंग होता है। इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती भी है, जब सांस मतलब नहीं वायु आ जा पाएगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और चेस्ट में पेन होता है, और अस्थमा पेशेंट को सांस लेने में भी ये मतलब सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ओके, अस्थमा पेशेंट को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और एलर्जन से दूर रहें, यानी जहाँ पे भैया धूल वूल मतलब इन एरियाज से
और दूर रहना चाहिए। और बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो है इनसे बचना चाहिए, इनको नहीं यूज करनी चाहिए ज़्यादातर। ओके फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म अस्थमा मेडिकेशन, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे फर्टिकासोन और बुडोसोनिनाइड। ओके, इस ड्रग को सूंघते हैं जिससे सूजन कम हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम कम हो जाती है। ओके, थियोफिलिन, इसको हम डेली यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, एलर्जी मेडिकेशन, ओमेलिजुमाब इंजेक्शन होता है भैया, और ये अस्थमा की बड़ी प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है, यानी जब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तब हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, जो हम नेक्स्ट टॉपिक को भी समझ लेते हैं। इसी में लॉन्ग वीडियो होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब आपको हम लॉन्ग वीडियो एक चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश किया करेंगे। अगली वीडियो आधे आधे घंटे की भी रहा करेंगी, तो आप लोग एक बार देखिए और एक ही वीडियो मिला करेगी। तो दोस्तों, आपने वेट बहुत लॉन्ग टाइम तक कर लिया, तो अब आप सबको हम डेली वीडियोज़ प्रोवाइड कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके फ्रेंड्स, तो इन सभी को बहुत अच्छे से आपको देखना है क्योंकि इनमें फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब टॉपिक COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके फ्रेंड्स, डिफिनीशन इसकी क्या है इसको हम पहले समझते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, COPD एक लंग्स डिजीज है और यह क्रोनिक डिजीज है। ये भी यह क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली डिजीज है ये, यानी WHO के अकॉर्डिंग COPD एक लंग्स डिजीज है। ओके फ्रेंड्स, इस डिजीज में पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इस डिजीज को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज यानी COPD कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज भी कहते हैं, COAD, ऐसे करके पूछ सकता है, यानी कई प्रकार से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिजीज, ये सभी एक ही डिजीज होती है, बस आपको मतलब थोड़ा इधर उधर घुमाया गया है, तो घूमिएगा नहीं, आप लोग इन सबको पहले ही जान लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, टाइप्स ऑफ COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इस डिजीज में रिस्पायरेटरी ट्रैक में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे करके ब्रोंकाइटिस का रास्ता जो भी है कम हो जाता है, जिससे ईयर फ्लो में प्रॉब्लम होती है। ये लॉन्ग टाइम तक प्रॉब्लम चलती रहती है अगर इसका इलाज ना कराया गया तो। ओके फ्रेंड्स, ये जो COPD और रिस्पायरेटरी जो आगे आपने डिजीज पढ़ा है वो एक ज़्यादातर नॉर्मल सेम ही होती हैं डिजीज, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, सिम्टम, खांसी, थकान और सीने में बेचैनी जो भी है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और रेडनेस, कफिंग, ये सभी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्यूट ब्रोंकाइटिस किसी वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं और ये कुछ ड्रग के द्वारा होते हैं जिसमें कफिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, ईटियोलॉजी इसका हम समझ लेते हैं। ईटियोलॉजी क्या कहती है? कॉजेटिव एजेंट, लंग्स इन्फेक्शन के कारण, ईयर प्रॉब्लम, ईयर पोल्यूशन के कारण, और है सिगरेटी स्मोकिंग यानी सिगरेट स्मोकिंग जो करता है भैया, और डस्ट, ये सभी चीज़ें। आप लोग सिगरेट स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा ही समझो कि ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, पैथोजेनेसिस जो भैया आप लोग एक बार देख लीजिए क्योंकि हमने इसको आगे भी बता दिया है, तो उसका ही आप लोग यहाँ पे मतलब लागू कर दिया करिए जो अभी हमने रिस्पायरेटरी डिजीज में आपको समझाया है। ओके फ्रेंड्स, तो उसका ज़्यादातर क्वेश्चंस यही हैं, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, इसको जो हम दूसरा देख लेते हैं, एम्फाइसीमा। इसके भैया इसमें एलेवली डैमेज हो जाता है और जिसमें एलेवली जैसे जो होता है ना, जहाँ पे आपकी गैसें एक्सचेंज होती हैं, इसे एलेवली बोलते हैं। यानी आपके लंग्स में जो देखा होगा आपने, जो हमारे हैं उनमें लंग्स में ये दो एलेवली ऐसे छोटे छोटे करके बने होते हैं, इनसे आकर गैसें यहीं एक्सचेंज होती हैं फ्रेंड्स। तो ये एलेवली डैमेज हो जाती है और इसे खींचने सिकुड़ने की क्षमता जो भी है, ये ऐसे खींचती सिकुड़ती रहती है, तो इसकी जो क्षमता खत्म हो जाती है और इसका साइज बढ़ जाता है। कभी कभी फट जाता है, कभी फट भी जाता है, जिससे एयर बाहर निकल नहीं पाती और कार्बन डाइऑक्साइड जो है भी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ओके फ्रेंड्स,
चलिए ईटियोलॉजी इसका हम समझ लेते हैं। ईटियोलॉजी एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग और एयर जब ये ज़्यादा हो जाता है तो इसमें ये बीमारियां ज़्यादातर होती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्रोनिक कफ, पेन में चेस्ट और वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को देख लेते हैं। पेशेंट स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए भैया, पहले तो स्मोकिंग ही छोड़ना चाहिए। इन सब जो आपकी लंग्स डिजीज ज़्यादातर स्मोकिंग से ही होती हैं। ओके फ्रेंड्स, सांस लेने पे प्रॉब्लम, खांसी, ये सभी चीज़ें स्मोकिंग पहला एक समझो इसका कॉज है। और बीटा ब्लोकर जो भी है NSAIDs ड्रग होती है उनको छोड़नी चाहिए और एयर पोल्यूशन से बचना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी का यूज जो है इससे भी बचाव करना चाहिए। ओके, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसे भी है फ्ल्टीकेरासोन और जो है थियोफिलिन, ये भी ब्रोंकाई को डायलेट कर देती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका वीडियो पाने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। इस नंबर पर आप 20 रुपये पेमेंट करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। आप पहली बात तो जैसे ही कम्युनिटी हमारा चेक करेंगे तो वहाँ पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे स्कैन करके आप हमारे पास पेमेंट करिए। हम आपको सभी इसका जितनी वीडियोज हमारे चैनल पर पड़ी हैं इसका PDF मिल जाएगा। और अब से रेगुलर आपको डेली शाम या सुबह में वीडियोज सुबह में ही मिला करेगी फ्रेंड्स। तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करना। आप लोग जानते हैं दोस्त कितना मेहनत लगता है एक वीडियोज़ को बनाने में, तो आप लोग हमारी मेहनत को समझेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और हम अब रेगुलर आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक करना, अगर पसंद आया हो तो ही लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। थैंक यू। Sapakara, Sarakabar, Sabarakarai, Sarak,